बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज दुनिया की तारीख का एक स्यातरीन फैसला सामने आया और फैसला जो है वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस फैसले के तहत मकबूजा कश्मीर को अटूटंग करार दिया गया है भारत का, और ये आपके इल्म में है 5 अगस्त 2019 को जो मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत थी उसे ख़त्म किया गया था और एक कॉलोनी बनाने की कोशिश की गई थी कि मकबूजा कश्मीर जो है वो भारत की एक कॉलोनी बन जाए, एक ऐसा इलाका बन जाए जहाँ पर कोई राइट्स ना हो। राइट्स तो पहले भी नहीं है मकबूजा कश्मीर की आवाम को, और ना ही कोई वहाँ पर कोई इंसानियत है, ना कोई वहाँ पर कोई कानून है, और ना ही वहाँ पर कोई ऐसे कोई राइट्स हैं जिससे आवाम ये कह सके कि उन्हें कोई राइट्स मिल रही हैं। और इन्हीं राइट्स के लिए जो है वो मकबूजा कश्मीर की आवाम आवाज़ भी बुलंद कर रही है। तो इस फैसले पर हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये फैसला क्या रंग लाएगा, क्या मकबूजा कश्मीर की आवाम, क्या दुनिया जो है वो इस फैसले को तस्लीम करेगी। आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एम्बेसडर जलील अब्बास जिलानी ने, निगरान वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की, और उसे यकसर मुस्तरद किया है कि ये फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान इसे तस्लीम नहीं करता, पाकिस्तान इसे मुस्तरद करता है और पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ खड़ा है। उनकी जो हक़ खुद इरादियत की जंग है, लड़ाई है, जो उनका राइट्स है, उनके साथ खड़ा है। इस सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी तर्जमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा, हम उनसे भी बात करेंगे और फिर पाकिस्तानी सियासत पर भी हम जो है वो बात करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद अली दुरानी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर सियासतदान हैं, उनसे भी बात करेंगे। और फिर आखिर में हम बात करने जा रहे हैं अकबर एस बाबर साहब से, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक, पाकिस्तानी सियासत से मुतल्लिक जो है उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम जा रहे हैं तर्जमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा के पास। मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा, शुक्रिया हमें वक्त देने का। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ साहबा, फरमाइएगा, आज एक बड़ा अहम फैसला जो है वो सामने आया है, दुनिया भी देख रही है इस फैसले को और पाकिस्तान ने भी इसे मुस्तरद कर दिया है। अब क्या ऑप्शन क्या है मकबूजा कश्मीर की आवाम के पास कि इस फैसले को लेके आलमी फोरम पर जो है वो पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है और मकबूजा कश्मीर की आवाम जो है वो कहाँ तक जा सकती है? जी सबसे पहले तो ये मैं आपके सामीन के लिए बताना चाहूँगी कि जो आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, पाकिस्तान ने उसको कतई तौर पर मुस्तरद किया है। और ये हम समझते हैं कि इंडिया की कोर्ट्स या आइन किसी तरह भी उनमें ये कैपेसिटी नहीं है, ना उनका राइट है कि वो इस मामले पर कोई फैसला करें। कश्मीर जो है वो एक इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और एक यूनाइटेड नेशंस ने इसको एक तस्लीम किया है, इसको एक तनाज़ा तस्लीम किया है। और इसी वजह से हम समझते हैं कि इसका फैसला यूनाइटेड नेशंस और सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। तो जब ये इंटरनेशनल लॉ में इसकी कोई हैसियत नहीं है तो इसको पाकिस्तान भी रिजेक्ट करता है और कश्मीरी अवाम भी इसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक, तो मैम ये फरमाइएगा कि ऑप्शन क्या है? अभी मैंने जैसे पहले आपसे पूछा कि पाकिस्तान जो है वो क्या आलमी फोरम पर, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई कि पाकिस्तान भी कोई आलमी फोरम पर आवाज़ उठाएगा, इस मामले को लेके जाएगा, मकबूजा कश्मीर की आवाम जो है वो क्या कहाँ तक जा सकती हैं? जी बिल्कुल, इस पे हमारी पोजीशन वाज़े है और जैसे हमने पहले हमेशा कश्मीर का कॉज बुलंद रखा है, आगे भी रखेंगे और ये बिल्कुल इस चीज़ को किसी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और ये इंटरनेशनल जितने भी फोरम्स हैं, हमारे बायलैटरल चैनल्स भी हैं और जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, सब पर पाकिस्तान अपनी आवाज़ उठाएगा, इस चीज़ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी की अटेंशन लेकर आएंगे कि एक बहुत बड़ा एक नाइंसाफ़ी होने जा रही है इंटरनेशनल सतह पर, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जब कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है उस पर किसी तरह से इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं है, ना ही उनके फैसले की कोई वैल्यू है। ठीक, तो मैं मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा ये फरमाइएगा कि जैसे कि भारत को मुख्तलिफ फोरम पर जो है वो हज़ीमत का सामना करना पड़ता है। कभी जो है वो कनाडा में जो सिख रहनुमा का मर्डर होता है उस पर डिमांड की जाती है कनाडा की तरफ से तहकीकात की, फिर अमेरिका में जो एक साजिश हुई मर्डर की वो नाकाम हुई, और फिर कभी यूके का मसला भी आपके सामने है। तो
क्रेडिबिलिटी जो है वो इस दुनिया की बड़ी जमहूरियत की क्या रह जाती है कि मुख्तलिफ फोरम पर मुख्तलिफ ममालिक में जो है भारत को हजीमा का सामना करना पड़ रहा है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जब इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की जाती है और यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल्स की खिलाफ वर्जी की जाती है, और जब आप एक मुल्क अपने ही वादों से फिर जाए, तो वो इंटरनेशनल सतह पर उस मुल्क की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है। और यही इस सिलसिले में हुआ है। आप जानते हैं कि इंडिया ने कई तिहाइयों पहले कश्मीर के अवाम के साथ एक वादा किया था, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक वहाँ पर एक प्लेबिसाइट होना है, और जिसके अंडर कश्मीर के अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, और वो उनका हक है। और अगर इंडिया आज अपने वादे से मुकर गया है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी बिल्कुल उनको याद दहानी कराएगी, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेशली जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, हम उन पर जोर देंगे कि वो अपनी ही रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया पर जोर डालें। तो मैडम मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा, इस फैसले को, जैसे कि चाइना भी खित्ते का एक बड़ा अहम मुल्क है और बाकी ममालिक भी हैं, तो इस फैसले को इंटरनेशनली कैसे देखा जा रहा है? चाइना कैसे देख रहा है? आप मुख्तलिफ ममालिक को देख रही हैं, राब्ते में रहती हैं, तो दुनिया इस फैसले को कैसे देख रही है? देखिए, अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन आप ग्रेजुअली देखेंगे आएगा। ये आज की डेवलपमेंट है। इसमें जो सबसे अहम चीज़ हम सबको जाननी चाहिए वो ये हकीकत है कि आज तक इंडिया का जो एक पर्सपेक्टिव है कि कश्मीर उनका हिस्सा है, वो किसी ने इंटरनेशनल सतह पर एक्सेप्ट नहीं किया। दुनिया का एक मुल्क भी उनके इस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करता। उस सारी दुनिया कश्मीर को एक मुतनाज़ा इलाका समझती है। यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक एक मुतनाज़ा इलाका है। तो ये एक हकीकत है, और अभी आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे आगे इंटरनेशनल कम्युनिटी का और भी रिएक्शन आएगा। बिल्कुल ऐसी है। मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान ने हमेशा जोर दिया कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उन पर अमल दरामद किया जाए, OIC का फोरम है, UNO का फोरम है, तो आप समझती हैं कि ये जो इदारे इंटरनेशनली इस फैसले को भी देख रहे होंगे और जो मुजालम ढाए जा रहे हैं मकबूजा कश्मीर में उनको भी देख रहे हैं, तो उनके जो सलामती की करारदादें हैं उन पर अमल दरामद के हवाले से मुझे बताइएगा कि किस हद तक जो है वो पाकिस्तान जोर दे सकता है, किस हद तक आलमी दुनिया जोर दे सकती है कि जो कश्मीर पर करारदादें हैं उन पर मनवान अमल दरामद हो सके? जी, आप जिस तरह जानते हैं कश्मीर पर मुतअद्दिद रेजोल्यूशंस हैं, इनमें यूनाइटेड नेशंस की भी हैं और इसमें OIC की भी रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, और इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल प्रोसीजर्स हैं। सबकी तरफ से इस पर डिमांड आई है, और UN के जो हाई कमिश्नर हैं ह्यूमन राइट्स के, उनकी तरफ से एक डिमांड ये है कि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जाए जो कि कश्मीर के अंदर जो मजालिम हो रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेट करे और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का पता लगाए, और फिर जो लोग इस पे इन्वॉल्व हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए। पाकिस्तान ने इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी को वेलकम किया है, और हम उम्मीद रखते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अपनी ये डिमांड आगे भी जारी रखेगी। तो जो कश्मीरी अवाम है मैम, थोड़ा सा ब्रीफली में बताइएगा कि कश्मीरी अवाम कहाँ खड़ी है, उनका स्टांस जो है वो किस हद तक आगे मजबूत होगा? देखिए, कश्मीरी अवाम तो आप जानते हैं वो उनकी आवाज़ हम तक पहुँच रही है। हम उनको यकीन दहानी कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत उनकी जो आवाज़ है वो सुन रही है। हम उनके साथ खड़े हैं, और हम उनके साथ उनकी हर उस फोरम पर नुमाइंदगी जारी रखेंगे जहाँ जहाँ भी कश्मीर का मामला हम उठा सकते हैं, जहाँ जहाँ पाकिस्तान की आवाज़ सुनी जाती है, कश्मीर का मुकदमा हम पेश करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। ये थी मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा, तर्जुमान दफ्तर खारजा
जो बड़ी तफसील के साथ बता रही थी कि पाकिस्तान कश्मीरियों की आवाज़ जो है वो इंटरनेशनली बुलंद करता रहेगा और जो मुजालम उठाए जा रहे हैं, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उस पर पाकिस्तान जो है वो उनकी आवाज़ बनकर दुनिया के सामने खड़ा रहेगा। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन सर पर है और सियासी जमातें अपना अपना मैनिफेस्टो जो है वो अवाम के सामने रख रही हैं, लेकिन हर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहा है। हर कोई ये कह रहा है कि इलेक्शन कैसे होंगे, किस तरह होंगे। कोई मौसम की बात कर रहा है तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि हमें फील्ड दी जाए। तो हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान साबिक़ वफ़ाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी साहब। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये मामला सर जा किस तरफ रहा है। दुरानी साहब, शुक्रिया हमें सर वक्त देने का। आपकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई सदर पाकिस्तान से भी और मुख्तलिफ सियासतदानों से भी और मुख्तलिफ क्वार्टर्स में भी आप बैठते उठते हैं। तो सर बताइए कि आखिर ये पीपल पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, नून लीग अपनी बात कर रही है, JUFA अपनी बात कर रही है, तो ये मामला सर जा किस तरफ रहा है? जहाँ तक सवाल है ना मैनिफेस्टोस का, मैनिफेस्टो तो अभी तक कोई आ नहीं रहा। सारों का मैनिफेस्टो जो है वो हमें कुछ दो, या हमें जो कुछ हमारे साथ माजी में हुआ है हमें उसका रिलीफ दो, या हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दो, या हमें आगे बढ़ने का रास्ता दो। मतलब यही हमारी सियासत है। ठीक। हमारे फ्यूचर का कोई प्लान इस वक्त तक किसी के पास नहीं है। हम माजी की सियासत करते हैं और माजी में रहना चाहते हैं। हम माजी का एहतसाब चाहते हैं। माजी की हर किस्म का जुल्म अपना जो है माजी का गिनाते हैं, अपने कारनामे भी माजी के गिनाते हैं। हाल का तो हमारे पास कोई हाल नहीं है। ठीक है ना। तो इस वक्त जो सूरत हाल सियासी तौर पे हमारी मुल्क की चल रही है, असल वक्त इस वक्त जो आपकी बड़ी सियासी पार्टियां हैं वो पॉलिटिकली रिडंडेंट हो चुकी हुई हैं। वो अपनी इनोवेटिवनेस और अपनी जस्टिफिकेशन ही खो चुकी है। वो एक खानदानी मरूसी जो घिसी पटी आमरीयतें नहीं होती, मरूसियत से मारी हुई ग्रुप्स हैं, उनके अंदर दे हैव नथिंग टू गिव, दे हैव नथिंग टू शो, दे हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड। इसलिए वो जो भी बात करती हैं, 16 में ये हुआ था, 92 में ये हुआ था, वो जी हमारे दादा के साथ ये ज्यादती हुई थी, हमारे परदादा के साथ ये ज्यादती हुई थी, अंग्रेज ने हमें जायदादें दी थी, वो तो हमें याद नहीं है, उसके बाद हमारे साथ ये हो गया। तो बात ये है कि इस वक्त तक की जितनी भी सियासत हमारी चल रही है वो अपने मफादात, अपने ग्रोही मफादात, खानदानी मफादात के ऊपर चल रही है। लिहाजा हमारे पास फ्यूचर के लिए कुछ नहीं है। सही है। और वो ही इशू है इस वक्त। और इसी वजह से आप ये देखें कि पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो इन पार्टियों ने अपना लूज कर दिया है। ग्राउंड पे इनका पॉपुलैरिटी ग्राफ इज गोइंग डाउन। ये जितनी कैंपेन करते हैं उतने कमजोर होते जा रहे हैं, जितनी कैंपेन कर रहे हैं उतनी नफरत बढ़ती जा रही है। वो कह रहे हैं कि नौजवानों को आना चाहिए। बिलावल साहब फरमाते हैं नौजवानों को आना चाहिए, जो है वो पुराने सियासतदान खत्म होना चाहिए, नया सिस्टम आना चाहिए। आखिर कौन आएगा सर? कौन जो है वो सारा सिस्टम को ठीक करेगा? आप देखें ना जी, उन्हीं का कोई बच्चा पैदा होगा तो आएगा। हाँ, मेरे आपका तो कोई चांस नहीं है। जी जी। मतलब ये है कि नया भी वो चाहिए ना जो हमारे खानदान में पैदा होगा। अब खानदान में अगर जल्दी पैदा ना हुआ तो फिर तो हम ही हैं। ऐसे ही है। तो मतलब ये है कि ये जो इस मरूसियत के अंदर लुथड़ी हुई जो आपकी सियासत है वो किसी को आगे बढ़ने का ना मौका दे रही है। सर तो फिर मामला सर जाएगा किस तरफ? आप क्या समझते हैं कि कल की जो PDM थी, इत्तेहादी थे, आज एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और कभी कोई जो है वो मियाँ साहब कहते हैं जी कि मुझे 93 का हिसाब दिया जाए, मुझे कारगिल वार का हिसाब दिया जाए और मुझे जो है वो वोट को इज्जत दो का जो है वो हिसाब दिया जाए। तो फिर अगर हिसाब किताब की बात करनी है तो फिर इलेक्शन छोड़ें और पहले हिसाब किताब कर लें कि कौन बुरा था, कौन अच्छा था, किसने क्या किया। लेकिन आप देखें ना मसला क्या है। मसला ये है कि उनका कोई हिसाब ना आवाम के साथ है जी जी, और ना सियासतदानों के साथ है। वो हिसाब मांगना चाहते हैं अदालतों से, वो हिसाब मांगना चाहते हैं जर्नैलों से। ठीक है जी। अब अगर ये हिसाब तो वो पहले भी लेते रहे हैं, इसी हिसाब को लेते लेते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया। इसी हिसाब को लेते लेते 2 दफा उन्होंने मार्चला लगवा दिए। ऐसे ही। अब ये है कि
ये हिसाब जो वो ले नहीं सकते। और अपना हाल ये होता है कि 16 के अंदर जब हुकूमत खत्म हुई तो हिसाब लेते ना, रिजाइन करते, री इलेक्ट होते और आके 2/3 मेजोरिटी के साथ अपने आप को मनवाते। जब प्रेशर आता है तो जमीन पे लेट जाते हैं, जब प्रेशर खत्म होता है तो फिर हिसाब मांगना शुरू कर देते हैं। और अभी क्या हुआ है देखिए ना, अभी आए थे, अच्छा हुआ जिन्होंने मफामत की बात की, लेकिन साथ ही एयरपोर्ट पे ही अंगूठा लगा के अपने आप को सिलेक्टेबल बनाने की कोशिश की। और उसके बाद पूरी कौम को डंडे मार के कहा जा रहा है कि हम तो वजीर आज़म वो अंगूठा अगर आके कोर्ट में लगा दे तो क्या रही था उसमें, क्या तो मतलब 2 किलोमीटर दूर जाके लगा देते तो क्या तूफान आ जाता। लेकिन वो इसलिए नहीं लगाया कि जा नहीं सकते थे, इसलिए लगाया कि कौम को ये मैसेज दिया जाए कि तुम्हारी गर्दनों पे हमारा अंगूठा है। ऐसे ही ये उस कागज पे अंगूठा नहीं था, ये कौम की गर्दनों पे और उनके दिमागों पे अंगूठा था जिन्होंने लगाया कि इस अंगूठे के मुताबिक तुम्हें चलना पड़ेगा। लिहाजा अब आपने हल की बात की, देखें हल तो मैंने इसके लिए दिया है, फिर भी देखें अब जो कुछ भी है अंडर द गिवन कंडीशंस इलेक्शंस करीब हैं और उन्हें होना भी चाहिए। मैंने तो इन्हें फिर भी ये एक हल दिया है कि भाई नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बना लो। और दूसरा ये है कि अब के कौम के सामने बल्दियाती इंतखाबात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये सिलेक्टेबल पॉलिटिशियंस की इलेक्टेबिलिटी जो है अब ये कौम को कबूल नहीं। ठीक है, हमें माठी से माठी जमहूरियत भी कोई ऐसी नहीं है, दुनिया की घटिया से घटिया जमहूरियत भी कोई ऐसी नहीं है जिसके अंदर लोकल बॉडीज का निजाम ना हो। हमें लोकल बॉडीज का सिस्टम चाहिए। हमें लोकल बॉडीज को 5 साल की, जितने अरसे की सूबाई असेंबली होगी, कौमी असेंबली होगी, उतने ही की लोकल बॉडीज होगी, एक ही कानून के तहत होंगे। अगर इंडिया में एक ही कानून नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट इससे आपकी क्या मुराद है कि क्या इसका आपके माइंड में क्या चीज चल रही है, क्या कैसे हो? देखिए नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का मैंने जो पूरा फार्मूला दिया है तो बड़ा क्लियर है कि भाई आप इलेक्शन से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक एग्रीमेंट पे दस्तखत करें जिसके मुताबिक इलेक्शन के बाद वो सब मिलके मुल्क की मईशत के लिए और मुल्क की जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स के लिए और बल्दियाती निजाम को इंटैक्ट करने के लिए जो है वो दस्तखत करें। और इलेक्शन होने के बाद जो सबसे ज्यादा सीटें इकट्ठा सर कौन होगा, इकट्ठा कौन होगा, इकट्ठा कौन करेगा सर? हाँ ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा इकट्ठा होने की जनाब बात यह है कि ये वो फार्मूला है जो बरतानिया में अप्लाई हुआ, साउथ अफ्रीका में अप्लाई हुआ, जो आयरलैंड में अप्लाई हुआ, जो इकोनॉमिक क्राइसिस को मीट करने के लिए जर्मनी में अप्लाई हुआ। ये फार्मूला बिल्कुल वैसे ही अप्लाई होगा जैसे इस वक्त इकोनॉमिक रिवाइवल का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, जैसे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट और इस मुल्क के अवाम को इन लीडरों से जिन्होंने अभी तक तो कुछ नहीं दिया, फिर भी चलो हम इनकी लीडरी को चैलेंज नहीं करते, हम इनकी जमहूरियत को चैलेंज नहीं करते, हाँ ये इनकी किसी को चीज को नहीं चैलेंज करते। हम सिर्फ एक डिमांड करते हैं कि जो कुछ तुम करोगे तुम्हें 3 चीजों को मानना पड़ेगा। एक, तुम्हें सबको मिलके पाकिस्तान के लिए काम करना पड़ेगा। दूसरा, तुम्हें 30 मेंबर से ज्यादा कैबिनेट बनाने की इजाजत नहीं होगी। और तीसरा ये है कि तुमने बल्दियाती इंतखाबात और इदारा जाती डेवलपमेंट तो इस पे राजी कौन होगा सर? इस पे राजी कौन होगा? राजी नहीं होंगे तो अभी राजी नहीं हुए। ये तो सारे के सारे जो है ये सिलेक्टेबिलिटी जो मांगते हैं ये इलेक्टेबल हैं कि जाके पब्लिक में जलसा नहीं कर सकते। अगर इन्हें ये क्लियर मैसेज दे दिया जाए कि अगर आपने इलेक्शन में आगे बढ़ना है तो आपको इस फार्मूले के तहत बढ़ना तो सर आपके साथ कोई और भी बात कर रहा है सर, आपके साथ कोई और भी बात कर रहा है, कोई ऐसी बातचीत चल रही है या कुछ हम ख्याल लोग इकट्ठे हों और बात इन तक पहुंचाएं कि ये मामला जो है वो कैसा करें? देखें मैं तो अभी इसके लिए प्रोपोगेशन प्रॉपर कर रहा हूँ, इसको आगे भी बढ़ा रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि अब जिस चीज जरदारी साहब ने भी कह दिया कि यूनिटी गवर्नमेंट बननी चाहिए, मैंने ये जो फार्मूला पेश किया है ये इसलिए पेश किया है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, इनका सर्वाइवल भी इसी में है। वरना अगर ये धांधली बेस्ड सिलेक्टेबिलिटी के साथ पार्लियामेंट में जाएंगे इतने रुस्वा होंगे कि ये 150 मिनिस्ट्रियां दे के भी हुकूमत नहीं बना सके। बिल्कुल ऐसे ही और ये आपस में लड़ के जो है एक की गुम हो जाएगी चूंच और एक की गुम हो जाएगी दुम।
इनकी तो ना कोई अपोजिशन है और ना हुकूमत है, ये तो एक टोलना है मफाद। बिल्कुल ऐसे ही है सर। मुझे सॉरी टू से, मुझे सर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो है वो यूनिटी जो है वो होनी चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए मुल्क के लिए, कौम के लिए, कि सब मिलके जो है वो कोई जो है वो गवर्नमेंट बना रहे हैं। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे अकबर बाबर साहब, और हम इनसे बात करेंगे कि तहरीक-ए-इंसाफ का क्या मुस्तकबिल है। अगर तहरीक-ए-इंसाफ रहती है, बल्ला रहता है, नहीं रहता, लेकिन अकबर बाबर को क्या मिलेगा, उनसे ज़रा पूछते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि सियासत जो है वो किस तरफ जा रही है और तहरीक-ए-इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, बल्ले के निशान का मुस्तकबिल क्या होगा, और क्या जो नई क़यादत है तहरीक-ए-इंसाफ की, नए चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। क्या वकला की कोई नई फ़ौज जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ को टेक ओवर करने जा रही है। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है अकबर बाबर साहब, जो बानी रहनुमा हैं तहरीक-ए-इंसाफ के, जिन्होंने शुरू से जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ को देखा है, तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर रहकर जद्दोजहद की है और बिलाखिर उनकी जद्दोजहद जो है वो कामयाब हुई। अकबर साहब थैंक यू सर हमें वक्त देने का। सर ये बताइएगा कि तहरीक-ए-इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन आपने चैलेंज कर दिए, हेयरिंग चल रही है, इलेक्शन सर पर है, और तहरीक-ए-इंसाफ क्या, आपको क्या लग रहा है, तहरीक-ए-इंसाफ इस इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगी या नहीं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बेसिकली जो हमारा मुद्दा क्या है, और ये याद रखिए कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को मैंने पहली दफ़ा नहीं चैलेंज किया। मैंने दिसंबर 2012 में भी, जब ऑनरेबल जस्टिस फ़खरुद्दीन इब्राहिम चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और फिर बाद में जस्टिस वजी ने, ट्राइब्यूनल ने उस इलेक्शन को कलअदम भी करार दिया था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो 1 साल में मुकम्मल हुए थे। तो ये मेरी जो एक जद्दोजहद है, फिर फॉरेन फंडिंग केस 8 साल चला 14 से, यही था कि पार्टी को इदारा बनाना है, जो हमारा बुनियादी मकसद था, हमारे बुनियादी आइन जिसको मैं भी शरीक था उसको लिखने में। तो हमारा ये है कि हमारा जो एक फंडामेंटल राइट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द लॉ, अंडर द PTI कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमसे छीना गया है। और हमसे मुराद लाखों PTI के जो मेंबरान हैं, उनसे ये हक लिया गया है एक फार्स, एक फ्रॉडुलेंट इलेक्शन करवा के, जिसको इलेक्शन कहना ही जो है ना, इलेक्शन के नाम पे एक मजाक उड़ाने के बराबर है। तो क्योंकि ना नॉमिनेशन पेपर थे, ना वोटर लिस्ट थी, ना कवायद व ज़वाबित थे, ना मौका दिया कि उसमें हम दरख्वास्तें दे सके, नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सके। और फिर एक प्रोसेस होता है जो नॉर्मल किसी भी इलेक्शन में होता है कि आप नॉमिनेट करते हैं, फिर उसका वो स्क्रूटनी होती है, फिर एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, फिर अपील होता है, फिर वोटर लिस्ट पे नाम आता है, और फिर उसका वोटिंग होती है। तो इसीलिए चूंकि ये बड़े जल्दी में किया गया इन्होंने, तो हम पहली 1 दिसंबर को PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट भी गए और हमने ये 3 चीज़ें मांगी कि आप हमें नॉमिनेशन पेपर्स दीजिए, आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, और आप हमें इलेक्शन के कवायद ज़वाबित दीजिए। तो उनके जो इंचार्ज थे सेंट्रल ऑफिस के, उन्होंने माजरत की, उन्होंने कहा कि ये चीज़ें हमारे पास है ही नहीं, वरना तो हम आपको ज़रूर देते, एग्जिस्ट ही नहीं करती, और ये महज एक कार्रवाई है इलेक्शन कमीशन के हुक्म पे। अब आप तजादात देखिए ना कि जब इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है 23 नवंबर का, जिसमें PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया गया, तो ये कोई 1.5 साल से मामला चल रहा था, तो वो मुतमईन नहीं कर सके और उसमें तमाम तजादात लिखे हैं। फिर जब वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया, हम आपको आखिरी मौका देते हैं, 30 दिन का मौका और 7 दिन में आप 20 दिन का मौका और 7 दिन में आप रिपोर्ट दें। उसमें शुरू में इनका रिएक्शन था, हाँ पहले इन्होंने रिएक्शन का ये था कि जी हम इसको मुस्तरद करते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा जी हम इसकी तामील में इलेक्शन कराएंगे 2 तारीख को, और हम उसमें गए और कुछ भी नहीं था। उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन के जो आईनी इख्तियार है उसको ही चैलेंज कर दिया कि वो इस पे फैसला नहीं कर सकते। देखिए, इलेक्शन कमीशन का ये बुनियादी आईनी उसका एक डोमेन है, उसका इख्तियार है कि वो इंतखाबी निशान दे, सिर्फ PTI नहीं तमाम जमातों को। उसके लिए जो कानूनी तकाजे उसमें से एक ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो उसको तस्लीम करे इलेक्शन कमीशन। अब 1.5-2 साल से ये इस मामले को क्यों नहीं इन्होंने शफाफ अंदाज में हैंडल किया? फिर जो किया वो इतने भोंडे अंदाज में किया कि हम तमाम जो, देखिए ये बड़ा अहम नुक्ता है, हम सब पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं, हम सबको डिसएनफ्रेंचाइज किया गया।
हमारे बुनियादी हकूक पे डाका डाला गया कि आप इस अपनी क़ियादत का इंतखाब कर सकें। इसीलिए हमने अपनी जो कंप्लेंट फाइल की है उसमें न सिर्फ हमने ये कहा कि ये इसको नल एंड वॉइड करें, बल्कि पीटीआई को एक और मौका दें और वो मॉनिटर्स के नीचे इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं जब तक सिंबल अबेंस में रखें। और फिर हमने तीसरा ये कहा कि तमाम सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि याद रखिए कि अगर तो हमने जमहूरियत की जो ये इमारत है, अगर इसकी बुनियादें खोखली हैं तो ये इमारत कभी भी नहीं कायम हो सकेगी। ये जमहूरियत कभी भी आवाम की तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरेगी। और ये जो क़ियादत है, ये वही क़ियादत चैलेंज कर दिया, हियरिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप मुझे बताएं कि तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या आप देख रहे हैं? क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन में आपको नजर आ रही है? देखिए, जिस अंदाज में ये चल रहे हैं तो ये बल्ले का जो है वो तो इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर पे कह ही दिया कि ये अगर आपने नहीं ये शफाफ इलेक्शन कराए तो ये बल्ले का जो सिंबल है आपसे लिया जा सकता है। ठीक है। और उसकी जो एज ए शनाख्त, एज ए जमात इस इलेक्शन में हिस्सा लेना, यकीनन उस पर बादल के साए हैं, ख़तरात हैं। लेकिन मुझे जो सबसे अफसोसनाक जो पहलू लगता है वो ये कि कोई अभी भी लगता है कि कोई सबक नहीं सीखा। हाँ। ये जो खुदकुश सियासत की है जिसके नतीजे में ये इस डगर तक पहुंचे हैं। लोग कहते हैं, मुझे कहते हैं कि जी पीटीआई इस वक्त तकलीफ़ात में है, उनकी क़यादत मुसीबतों में है, कुछ जेल में, कोई अंडरग्राउंड है, ये कौन सा मौका था कि आपने ये किया। मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं तो 8 साल से इन मसाइल की निशानदेही कर रहा था कि ये जो आपने रास्ता अपनाया है ये तबाही का है। इदारों से आप जो तसादुम कर रहे हैं, जो आप और पिछले 1-1.5 साल से जिस तरह जो हालात गुजरे, जो सड़कों पे जो कुछ हुआ, इदारों पे हमला हुआ, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हुआ, उससे पहले धरने वगैरह, अभी तक एक शख्स को सज़ा तक नहीं हुई। तो हमारे निज़ाम इंसाफ भी इससे बड़ा एक्सपोज होता है। और फिर बड़ा ट्रैजिक है कि ऐसे वकील जो वैसे तो बड़े प्रोमिनेंट वकील हैं, बड़े आइन और कानून और फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके, वो इस फ्रॉड और फसाद को कैसे अपना फेस देते हैं। वो कैसे इसको तो सिर्फ एक लॉजिक देते हैं कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो भी यही करती है। तो मेरा कहना ये कि क्या अब पीटीआई का रोल मॉडल जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज है? इसलिए तो हमने ये जमात नहीं बनाई थी, हमने तो खुद रोल मॉडल बनना था। तो वो जो आपने सवाल किया ना, देखिए वो जो एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है और एक संजीदगी की ज़रूरत है। पहले पीटीआई हमने बनाई, ब्रांडिंग की, 16 साल लोगों के लिए एक्सेप्ट हुई पॉलिटिकली, उसके बाद इन्होंने एटीएम्स के हवाले कर दिया, उसके बाद इन्होंने उजरती सियासतदानों के हवाले कर दिया, अब वकला के हवाले कर दिया। सवाल सर यहाँ पर होता है अकबर साहब, आपकी जद्दोजहद अपनी जगह पे, आपने पार्टी के अंदर रहकर जो है जद्दोजहद की, ममनुआ फंडिंग आप केस आप जीते, तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन आपने चैलेंज किए हुए हैं। तो सवाल सर मेरा ये है कि अकबर एस बाबर साहब कहाँ खड़े हैं? अकबर एस बाबर साहब ने क्या इलेक्शन लड़ना है, नहीं लड़ना, और अगर लड़ना है तो फिर कहाँ से लड़ेंगे? क्या कोई पीटीआई पार्लियामेंटेरियन जैसे कि बन गई वहाँ जाएंगे, या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, या कोई क्या प्लान क्या आपका सर? देखिए, मुझे इस सारे स्ट्रगल में बड़े से बड़े ओहदे की ऑफर की गई। ठीक है। तफसीलात इंशाल्लाह कभी आपके साथ बैठेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको बताऊंगा कि मुझे कौन सी ऑफर नहीं की मसलन कोई, और पीटीआई की तरफ से ओहदों की ऑफर, हर किस्म का ओहदे, बहुत सारे, यानी मैं आपसे जब बैठूंगा तसल्ली से आपको बताऊंगा। क्योंकि और फिर उस वक्त के जो करते धरते थे, जब वो बुला के मुझे कहते थे कि ये केस वापस ले लें और इसके बदले में क्या, कौन सा ओहदा नहीं सामने आया, कौन सी धमकी मुझे नहीं मिली। यहाँ देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये मैं आपसे बड़ा क्लियरली कह दूँ। मुझे इस सारी स्ट्रगल में अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कोई ओहदा नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कोई जो ज़ाहिरन जो होता है वो कोई मकाम नहीं चाहिए। मेरे जो ज़िंदगी का मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें हमने एक ऐसी जमात बनाई जो कि रोल मॉडल बन रहा था। जब लोग हमारी तरफ आए, लोग हमारी तरफ मुतवज्जो है 2011 में, वो पटरी से उतर गई, वो रास्ते से भटक गई। ठीक है। मैं समझता हूं कि अगर मैं इसमें कामयाब हो गया कि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका काबा किबला ठीक किया और वो रोल मॉडल जमात बन गई, पाकिस्तान की सियासत बदल जाएगी। पाकिस्तान की ये जो हम फंसे हुए हैं इसमें, मैं आपसे ये बार-बार कहता हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड। सवाल तो सर यही है ना कि कौन बनाएगा? तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन साहब ने तो सत्यानाश कर दिया इस सिस्टम का ही। 9 मई आपके सामने है,
तो फिर कौन बनाएगा, कौन आखिर कौन बैठेगा, कौन के इस जमात को रोल मॉडल बनना चाहिए या सियासत को रोल मॉडल बनना चाहिए? देखिए अब हर चीज का एक वक्त होता है। पॉलिटिकल स्ट्रगल में आप टाइम लाइन नहीं दे सकते, ठीक है, लेकिन आपने महसूस किया होगा कि ये एक आइडिया है कि जी जमहूरियत सबसे पहले जो जमहूरियत की अलंबरदार बनती है, तमाम जमातें जिनके लीडर कहते हैं हम जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं, वो अपनी जमात में जमहूरियत क्यों नहीं बर्दाश्त करते? ठीक है, वो अपनी जमात में टॉलरेंस क्यों नहीं बर्दाश्त करते? वो इसलिए कि वो सिर्फ और सिर्फ ये इक़्तिदार की जंग है। ये इक़्तिदार की जंग पाकिस्तान के अवाम को कुछ भी नहीं देगी और ये वक्त साबित करेगा। आज मेरी आवाज पहुंच रही है, आज मेरी आवाज की गूंज पहुंच रही है, सर आपकी आवाज पहुंच रही है, तमाम जमातों के इंटर अकबर साहब आपकी आवाज पहुंच रही है। आप मुझे बताएं कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे? कौन से इलेक्शन, पार्टी के या नहीं सिर्फ कौमी, आप जो आम इंतखाबात आ रहे हैं वो उसमें आप हिस्सा ले रहे हैं? मैंने आपसे अर्ज किया ना, इस पर तो ज़ाहिर है मुशावरत करेंगे, लेकिन मेरा इससे बड़ा मकसद है, मेरा बड़ा मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रोल मॉडल जमात बनाना है। वो मकसद सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है। अगर मैं उसके करीब जाता हूँ फिर ये बाकी मामलात आसान है। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी आप फरमा रहे हैं कि उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ रोल मॉडल बनेगी, तो कैसे बनेंगे? सवाल भी तो यही है ना कि कैसे बनेंगे, कौन बनाएगा? देखिए ये एक वक्त आएगा कि ये जो आवाज़ है इसकी गूंज जो है वो इतनी पावरफुल हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि एक वक्त आता है व्हेन द टाइम कम्स द आइडिया कैचेस फायर, ठीक, फिर कोई नहीं रोक सकता, ठीक, और वो वक्त आएगा। तो क्या आएगा के इंटर पार्टी इलेक्शन चैलेंज होने चाहिए? पीपल्स पार्टी के इलेक्शन जो है वो चैलेंज होने चाहिए, आप समझते हैं? बिल्कुल उनकी जमात के वर्कर्स मेंबर्स को चाहिए कि उसको चैलेंज करें, क्योंकि मेरा लोकस स्टैंड ही नहीं है, तो सियासी सतह पे तो मैं ये मुतालबा कर सकता हूं कि उनके भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की स्क्रूटनी हो। लीगली मेरा बोनाफाइड ही नहीं है, मेरा जिसे लीगल राइट नहीं है कि मैं उनके इलेक्शन को, एक पीटीआई का मेंबर दूसरी जमात का, हर जमात का अपना मेंबर अपनी जमात का ये कानूनी हक है उसको, तो बिल्कुल चैलेंज होने चाहिए। उनके वर्करों को चाहिए कि उठें, वो नहीं उठेंगे ये जमात चंद शख्सियात और खानदानों के कब्जे में रहेंगी। वर्कर की सिर्फ ये हैसियत होगी सड़कों पे मार खाएं, जेलों में जाएं, उनके खानदान बर्बाद हो और ये इक़्तिदार में आए। बस ये हमारी सियासत। बाबर साहब आपका मौक़िफ़ सामने आ गया सर, आपका मौक़िफ़ आ गया। आप एक ऐसा रोल मॉडल चाहते हैं सियासत में, सियासी पार्टियों में कि जो सबके लिए एक मिसाल हो। अब ये मिसाल कौन कायम करेगा? क्या तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो मिसाल कायम करेगी? आप जो है मैदान अमल में आएंगे या जो है नून लीग पीपल पार्टी को मिसाल कायम करेगी? ये था आज का प्रोग्राम। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।